अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जहां सियासत जो है इस वक्त बहुत गर्म है पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, चाहे कराची की सूरत हाल हो, सिंध की हो, जहाँ अप नॉर्थ की हो, सियासत बहुत तेज़ी से जो है वो हो रही है हर जगह, और मामला जो हैं वो अब निगरान सेटअप के हवाले से डिस्कस हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ से जब एक नाम फ्लोट हुआ इसहाक डार साहब का, सेनेटर इसहाक डार साहब, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो तमाम सियासी कॉरिडोर्स में शुरू हो गई कि क्या ये वाकई संजीदगी से नाम फ्लोट किया गया है। और इसहाक डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद भी कहा कि अगर मुझे ये इस किस्म की चीज़ जो है एक पोर्टफोलियो मिलता है या एक जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं एस्पायर नहीं कर रहा, मुझे ये चाहिए नहीं है, मैं खुद मांग नहीं रहा, लेकिन अगर जो भी है तमाम जमातें फैसला करती हैं तो शायद वो तैयार भी हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसी सूरत हाल पर कि क्या मुशावरत हुई तमाम पीडीएम की जमातों के अंदर और फिर अलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो उस पर आज हमने सुना जो शरी रहमान साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा अभी इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, ना ही हमें इसहाक डार साहब का नाम भेजा गया है या तजवीज़ किया गया है। अभी विद इन पार्टीज भी मुशावरत होगी और पीडीएम के अंदर भी मुशावरत होगी और उसके बाद जो है नाम फाइनल किए जाएंगे। और फिर कहा यह जाता है कि जी राजा रियाज साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनसे भी नाम मांगे जाएंगे। वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या उनको नाम भिजवा कर उन्हीं से मांगे जाएंगे कि जी वो नाम हमने आपको भिजवाए थे वो जरा आप हमें वापस भिजवा दें ताकि उस पर मानी खेज जो है मुशावरत की जा सके। तो ये एक सूरत हाल चल रही है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जी इस पर बात होनी चाहिए और करेंगे, वो इस बात के हक में हैं कि सियासी शख्सियत होनी चाहिए केयर टेकर सेटअप में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक उनकी रिजर्वेशंस हैं इसहाक डार साहब के नाम से। जो है JUIF की भी रिजर्वेशंस हैं और उनका भी ये ख्याल है कि इस पे मुशावरत होनी चाहिए और एक मुश्तरका नाम आना चाहिए। ये मामला तो नाज़रीन हैं और ये हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो माशी सूरत हाल जो है वो आम आदमी के लिए कितनी तकलीफदेह हो चुकी हुई है, इस पर बात करेंगे हम पहले सेगमेंट में। और के बिजली के नर्ख भी अभी दोबारा बढ़ा दिए गए और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि ये IMF की कठिन शराइत की वजह से हमें ये सारा मामला करना पड़ रहा है। लेकिन उनका ख्याल है कि जो 200 यूनिट से कम सारिफ हैं उनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो शायद वो बोझ में इजाफा कर रहे हैं और इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में महंगाई देखी। आटे की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, और आम अशिया खोरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है रसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, माहिर मौशियात हैं, गहरी नज़र रखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं इकॉनमी के ऊपर और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुज़म्मिल असलम साहब भी ज्वाइन कर सकें, वो भी माहिर मौशियात हैं। पहले मैं ज़रा डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। IMF के दबाव के बाद जो नए टैक्सेस लग रहे हैं और फिर बिजली की कीमत में इजाफा, और अब आज ही ये खबर भी हमने देखी कि अब बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफा करने की तजवीज़ जो है वो हुकूमत के सामने आ चुकी हुई है। और लेकिन डॉलर जो है वो डार साहब काबू नहीं पा रहे। हालांकि IMF के जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद कहा यह जा रहा था कि शायद अब डॉलर जो है वो उसको उस पर काबू पा लिया जाएगा और जो रुपए की गिरावट है उसको रोक दिया जाएगा। तो डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब क्या कहते हैं? सर ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जी जमीर साहब, पहली बात यह है कि जो माशी इमरजेंसी की बात हो रही थी स्टैंड बाय एग्रीमेंट से पहले, वो आप समझिए कि मुलतवी हो गई है, वो खत्म नहीं हुआ मामला।
और जो डिफॉल्ट का बार बार हम जिक्र करते थे, वो भी आप समझिए कि टल गया है मामला, खत्म नहीं हुआ है। तो इमरजेंसी मुलतवी हो गई है, डिफॉल्ट टल गया है, मामला खत्म नहीं हुआ। जो अगले मैं समझता हूँ 3 से 9 महीने जो हैं, ये बड़े ही इम्तिहान के महीने हैं हुकूमत के हवाले से। जो हुकूमत ने वादे कर रखे हैं, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हासिल करने के लिए वादे किए गए हैं, उन पे अमल दरामद करना बहुत ही मुश्किल इम्तिहान होगा। तो ये तो हुकूमत का इम्तिहान है। और दूसरी तरफ जो 25 करोड़ या 26 करोड़ अब सेंसस के मुताबिक आ रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो खत्म होने पे नहीं आ रहा। और अजीब बात ये इस तरह बनती है कि दुनिया में आलमी मंडियों में जो कीमतें हैं, वो आप सोचिए कि कोयले की कीमत में $450 का जो टन था, वो आलमी मंडी में इतनी तेजी से गिरा है कि वो $130 पे पहुंच गया है। और हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि बिजली की कीमत में ₹7.5 इजाफा किया गया है। हालांकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े कोयले के प्लांट हैं, और अगर कोयले की कीमत इतनी तेजी से गिरी है तो फिर लॉजिकली तो बनता है कि पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत जो है वो गिरनी चाहिए थी। गंदुम की कीमत जो आलमी मंडी में है, जो $800 का बुशल चल रहा था, वो अब 600 पे पहुंच गया। तो गंदुम की कीमत देख लें, कोयले की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, तीनों की कीमतें आलमी मंडी में बहुत ही तेजी से चढ़ी, गिरी है, गिरावट हुई है उनमें। और हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि जो जो शरह है महंगाई की, वो 30% पे है। जो खुराक की शरह की महंगाई है वो कहीं 50% से ऊपर है। तो वो जो हुकूमतें बहाना बनाया करती थी कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है इसलिए हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, अब कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। सही सही सही, बिल्कुल नया बहाना। मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू राना एहसान अफजल साहब का, मुजम्मिल साहब की भी बात सुनकर लिया जाए। मुजम्मिल, सारी सूरत हाल आपके सामने है। वजीर आजम ने कह दिया कि IMF की कड़ी शराइत की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है और मुश्किलात हैं। तो ये कहा यह जा रहा था कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो जाएगा तो डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा, रुपया मुस्तहकम होगा, लेकिन हमने देखा कि वो भी नहीं हो पा रहा। महंगाई उसी तरह तेजी से बढ़ रही है, उसका कोई इंपैक्ट जो है माइक्रो लेवल पर आम आदमी पर नहीं आया स्टैंड बाय अरेंजमेंट का। तो आपको क्या लगता है कि ये टोटल नाकामियां हैं या ये प्रेशर्स ऐसे हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि जी वो लैंड माइंस बिछा के गए थे तो ये इतना आसान नहीं था ये सब कुछ ठीक करना, काबू पाना? ये लैंड माइंस से गंदम का क्या वास्ता है, आटे का क्या वास्ता है, ये जो चीनी के रेट का क्या वास्ता है? अब बस मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे जो है अर्ज करता हूँ कि मतलब अब कौम को इतना बेवकूफ़ ना बनाए या उनको जो है उलझा के ना रखें, ठीक है ना। अब बात ये है कि हुकूमत होती है ना, हर हुकूमत के हर दौर में अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी चैलेंजेस होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी कोई हुकूमत चैलेंज फ्री नहीं होती, ठीक है ना। जब अच्छा वक्त भी होता है ना तो उस वक्त भी कोई ना कोई चैलेंज आ रहा होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब PTI सरकार के आखिरी 6 महीने थे ना तो दुनिया में कमोडिटी सुपर स्पाइक आ गया था। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था कोविड के बाद। अब वो चैलेंज को सामने रखते हुए अब ना हम आलमी मार्केट में असरअंदाज हो सकते थे तेल की कीमतें कम करने में, और जो चीजें आलमी मार्केट से मिलती थी हम असरअंदाज नहीं हो सकते थे। लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार अब हम इसको ऑफसेट कर देते हैं, लोकल कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करते, और हमने कोशिश की कि लोकल कमोडिटी प्राइसेस जो एक आम आदमी की जिंदगी में मतलब बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं उसको और वो उसके इस्तेमाल में आती है उसको ना बढ़ने दिया जाए, ठीक है ना। तो चीनी जैसे 80 रुपए रखती थी, आटा जैसे 65-70 रुपए की रेंज में था, आलू टमाटर प्याज ये वो सारी, अब जो चीजें बढ़ रही थी वो खुद में भी तेल बढ़ रहा था आलमी मार्केट में, पेट्रोल बढ़ रहा था, ये सारी चीजें बढ़ रही थी। अब अभी डॉक्टर फरूख ने जो है खुद बता दिया कि अब एक चैलेंज आपने कहा कि जिस सैलाब आ गया मुल्क में उसकी वजह से मुल्क में सारी पैदावार सारी ज़ाया हो गई या ये हो गया, तो फिर जो लोकल जो फूड प्राइसेस बढ़ गई। चले मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए बात, उस बात को भी आज 1 साल हो गया, पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी सैलाब आए थे, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो आलमी मंडी में जो 50 से 70% चीजों के रेट नीचे आए हैं
उसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया? आप जो है उस चैलेंज को जो आपको लोकल खिलाफ ने दिया था, आप उसको ऑफसेट करते, आपने जो है दरामद में उल्टा पाबंदियां लगा दी। जो दुनिया में सही चीजें मिली थी आपने दरामद ही नहीं करने दी, उसको स्मगलिंग की तरफ लगा दिया। तो बेसिकली आपको लेना होता है बर्ड्स आई व्यू, और उसके बाद आपको जो है पॉलिसी एक्शन लेने होते हैं। इन विचारों को पता ही नहीं है कुछ, ये आउटडेटेड हो गए हैं, ये मतलब जंग आलूद जिसे कहते हैं ना कि लोग, और बिल्कुल ही इनको समझ ही नहीं है किसी चीज की कि आलमी मार्केट में क्या हो रहा है, लोकल क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रेशर को रिलीज किया जा सकता है, एफिशिएंसी क्रिएट की जा सकती है। तो अब क्या बंदा बोले, तो बस खामोशी से हम देख रहे हैं तमाशा। सही तो सही। मैं चाहूंगा कि मैं राना एहसान अफजल साहब से भी कमेंट ले लूं। राना एहसान अफजल साहब, दो चीजें, एक तो आलमी मंडियों में कमोडिटीज की प्राइसेस कम हुई, और दूसरा जो पिछले साल जो रीजन थी महंगाई के जी अजनास उस तरह नहीं हो सकी फ्लड्स की वजह से, तो इस दफा तो वीट की अच्छी खासी बम्पर क्रॉप कहा गया कि बहुत अच्छी क्रॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद आटे की कीमतें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आए रोज महंगा होता जा रहा है, और मेन स्टेपल फूड है हमारा। उसके बाद फिर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब का यह कहना था कि शायद खुदा ना खास्ता कि डिफॉल्ट का खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। योर टेक राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मुझे अफसोस हो रहा था जो मेरे कॉलीग पीटीआई से बातें कर रहे थे। देखें, जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, वो 1.1 ट्रिलियन से 1100 अरब से 3.5 सालों के अंदर तक लगभग 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। यानी कि तकरीबन 2.5 गुना इजाफा इन्होंने किया। इतनी अच्छी इनकी पॉलिसी थी और इतने ये अक्लमंद थे कि इन्होंने पावर सेक्टर को तबाह करके रख दिया। जो गैस सेक्टर था वो सिफर से उसको ये 1400 अरब के गर्जसी कर्जे के अंदर खड़ा करके ले गए। बड़ी जबरदस्त इनकी पॉलिसीज थी, बड़ा अच्छा रिलीफ ये अवाम को दे रहे थे, तबाह करके रख दिया। अब हमारी टास्क क्या हुई, हमें क्या मिला कि हमने एनर्जी प्राइस इन दोनों केस, जो ये सर्कुलर डेट्स गैस और पावर सेक्टर में जो इन्होंने ये जिन खड़े कर गए, इसकी फ्लो को रोकना था, और वो हमने रोका। हमने एनर्जी प्राइस की को रीबेस किया, पिछले साल किया, अब दोबारा इस मुआहदे का हिस्सा है कि हमने उसकी प्राइस को रीबेस करना है, और उसमें डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और वो सारे मामलात हैं। इस वजह से हम हम जा रहे हैं अगले 2 हफ्ते में, लेकिन हम ये बिजली बढ़ा के जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये हम ना करते तो ये मुआहदा ना होता, और अगर ये मुआहदा ना होता तो शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। और यही ऑप्शन के पास थी जाते हुए कि अगर वो मुआहदा तबाह करके चला जाता तो उसको पता था मईशत खाई में गिर जाएगी, और अगर वो तबाह ना करके जाता तो फिर शायद चीजें जरा बेहतरी की तरफ जाती, तो वो तबाह करके चला गया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम 2 हफ्ते पहले ये बिजली बढ़ा के जा रहे हैं, क्योंकि अब हम समझते हैं कि बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने कमिट किया है कि हम सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकेंगे। तो ये सारा मुद्दा है। हमने सियासी साख को दाव पे लगा के रियासत को बचाया, इस मुआहदे को बहाल किया, और वो मुश्किल फैसले किए जो मैं समझता हूं कि मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी थे। तो इसके अंदर भी हमारी कोशिश थी कि हम इसको स्लैब वाइज करें। अफजल साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, if you can hear me, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ठीक है, आपने एक जो है बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं रियासत पर, आप एक सॉवरेन गारंटी को जो है वो ऑनर कर रहे हैं, और इस वजह से आपने जो एग्रीमेंट किया है उसकी तमाम जो है चीज़ें जो उनकी शराइत हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि गवर्नेंस के इश्यूज पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही, क्योंकि ये जो महंगाई है जो आम लोगों को जो मुतासर कर रही है, ये तो बेसिकली गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता था। जिस तरह कहा गया कि कमोडिटी इंपोर्ट करके भी जो है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्राइसेस कम हुई हैं, डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? देखें, ये बिल्कुल नहीं, सुन ले, इन सब चीजों के असरात आएंगे। अगर कमोडिटी सुपर साइकिल टूटा है, अगर कोयले की कीमत गिरी है,
तो उसके अंदर एक लैग होता है। वो लैग किसी कमोडिटी के अंदर 2-4 माह का होता है, किसी के अंदर 1 माह का होता है। तो वो हर जो चीज जो सस्ती हुई है दुनिया में, वो पाकिस्तान में महंगी नहीं आएगी। और अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जब कोयले के प्लांट वो सस्ते कोयले से चलना शुरू होंगे, तो वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में उसका असर आ जाएगा। वो ऑलरेडी इसकी प्राइस के अंदर जो है वो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो या QTA हो, अगर जो है रुपया स्ट्रेंथन होगा तो उसका असर भी आ जाएगा एनर्जी प्राइसिंग के अंदर। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज आउट होती है तो उसका असर भी आ जाएगा। तो ये चीजें तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन लैग होता है हर चीज के अंदर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जी सही बिल्कुल नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा यही सवालात रखेंगे कि यकीनन जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का भी जिक्र हुआ फिर, लेकिन गवर्नेंस का जो मामला है उस पर भी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं वो इस पर भी ज़रा रोशनी डालें और सजेस्ट करें कि मामला बेहतरी की तरफ जा कैसे सकते हैं। हुकूमत कहती है कि हमने एक बहुत बड़ी जो है वो कॉस्ट पे की है अपनी सियासत की, रियासत को बचाने के लिए। इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, IMF किसी भी तरह का कोई रूम नहीं दे रहा है। वो कहता है कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुश्किलात में घिरी हुई है और इसी वजह से जो जितनी भी शराइत हैं उन पर ऐन उसी तरह अमल दरामद करना पड़ेगा, चाहे कड़वी गोलियां हैं, मुश्किलात हैं, जो भी हैं, ये आपको और आपकी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। IMF किसी भी तरह जो है वो रूम नहीं दे रहा कि आप कहीं से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स कर दें, किसी चीज में आवाम को कोई फायदा दे दें। तो ये इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, ये IMF के साथ पहले भी हम वेवर लेते रहे हैं, उनके साथ बैठते रहे हैं, तो इस दफा इतना मुश्किल क्यों हो रहा है और कि वो किसी भी तरह का कोई रूम देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को? देखिए ज़मीर साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि IMF ने जितनी शराइत लगाई हैं, आप मुझे बताइए कि अगर IMF दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो, वो कहता है कि आप बजट का खसारा ना करें। क्या बजट का खसारा करना पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में है? क्या हमारे कौमी मफाद में है? IMF ये कहता है कि बिजली के सेक्टर के अंदर आपने चोरी बंद करनी। आपकी 25% बिजली चोरी हो जाती है, 10% की वसूली नहीं हो पाती। वो कहता है कि ये सब्सिडी का मामला जो है, जिस कीमत पे हुकूमत को बिजली मिल रही है उस कीमत पे बिजली बेचनी चाहिए। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान से गर्दिशी कर्ज़ात को खत्म किया जाए? देखिए, बार बार बिजली की बात होती है। मैं 3 फिगर्स अगर आपके सामने रखता हूँ, आज आपको जो बिल आएगा या आने वाला महीने में बिल आएगा वो लगभग 45 से 50 रुपए का एक यूनिट आपको बिल किया जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि उस 40, 45, 50 रुपए का जो यूनिट है उसमें जो एनर्जी कॉस्ट कहलाती है, तवानाई की कीमत, वो सिर्फ 6.5 रुपए की। उसके अंदर तकरीबन 14 रुपए जमा किया जाता है कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से, और कोई 23-24 रुपए जमा किया जाता है जिसको TND कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अंदाजा कीजिए कि आपको घर में जो बिल आ रहा है 40-35 रुपए का यूनिट, उसमें सिर्फ 6.5 रुपए की एनर्जी कॉस्ट, बाकी सारी की सारी जो है वो एडिशंस हुई हैं। और उसको किस तरह, ये वाली हुकूमत हो, इससे पहली वाली हुकूमत हो, किस तरह इसको जस्टिफाई कर सकती है? और जब, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में अगर कुल्फी की कीमत गिर रही है और बहुत ही तेजी से गिर रही है, गैस की कीमत गिर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है, और उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ बिजली जो है वो 7.5 रुपए यूनिट क्यों बढ़ाई जा रही है? IMF को ज़मीर साहब यकीन कीजिए कि बार बार ये हुकूमत हो, इससे पहली वाली हुकूमत हो, वो कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करते हैं कि अगर बिजली का रेट बढ़ाया तो हमने IMF की शर्त पूरी की है। आप यकीन कीजिए कि जो मुआहदा IMF करती है, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि बाकी जो 180 मेंबर ममालिक हैं, उसमें IMF किसी हुकूमत को ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें।
वो ये कहती है कि आप 450 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रहे हैं बिजली के शोबे में, उस नुकसान को खत्म कर दें। अब वो बिजली की चोरी हमारी हुकूमतें रोक नहीं सकती, तो वो मजबूरन उनको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। अब अभी कहा गया कि टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। मेनली डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, मेनली इशू तो फिर गवर्नेंस का आया ना। मतलब इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिसीज। ये तो गवर्नेंस के मैटर्स है ना, कि आपने बिजली चोरी कैसे रोकनी है, आपने जो होर्डिंग करते हैं जो उनको कैसे रोकना है, जखीरा अंदोजी को कैसे रोकना है, स्मगलिंग को कैसे रोकना है। सो दीज आर ऑल गवर्नेंस इश्यूज, जिसकी वजह से बेसिकली आपको बहुत इंपैक्ट मिल सकता है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सके। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे नजदीक पिछले 25-26 साल से जो मैं पाकिस्तान का मईशत का तालिब इल्म, मेरा नतीजा ये निकलता है कि हमारे बेशतर प्रॉब्लम जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। अगर बिजली की चोरी हम नहीं रोक पाते तो ये सियासी मसला है। आपने इसको गवर्नेंस का इशू कहा, इसको गवर्नेंस का इशू कह सकते हैं, इसको सियासी मसला कह सकते हैं, ये माशी मसला नहीं। सही सही, बिल्कुल। मुजम्मिल असलम, मसले तो बहुत सारे हैं, कोई हल है? कोई आवाम के लिए कुछ आपको नजर आता है कि अगर ये कुछ हो जाए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है? इमीडिएट नहीं, लेकिन कम से कम कुछ अरसे तक, ताकि कम से कम जो ये अब जा रहे हैं इनके पास कुछ फेस सेविंग तो हो इलेक्शंस में आने के लिए। देखिए, बात ये है कि अभी ये जो बात हो रही है, बहुत सारी, आपने कहा गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस का तो नो डाउट, मतलब इन्होंने पट्टा ही बिठा दिया ना। वो तो गवर्नेंस नामी तो चीज़ ही नहीं है ना। स्मगलिंग इस मुल्क में जितनी जिंदगी भर नहीं हुई, इन्होंने जो स्मगलिंग का खाता खोला हुआ है इस मुल्क से। बिजली की बात अभी डॉक्टर साहब ने कर दी, ये मैं करने वाला था कि 50 रुपए की यूनिट में आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 रुपए जो है इसमें जो ईंधन की कीमत है, और ये भी 7 रुपए इस वजह से है, ये बहुत कम होती। ये जो जिसका बड़ा नारा लगाते हैं ना, नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, जो पावर प्लांट वो सारे बंद है माशाल्लाह से, कोई चल ही नहीं रहा, ठीक है। उसमें जो है फर्नेस ऑयल के जो इन्होंने प्लांट लगाए थे वो 42 रुपए यूनिट पे बन रहे हैं। इन्होंने जो LNG, जिसका बड़ा कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता हमने जो है बिजली का घर लगाया है, वो 49 रुपए में बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके बाद जो विंड पावर है वो 44 रुपए में कर रहा है, और सोलर भी कोई ऐसे कोई 50 रुपए कुछ पे कर रहा है, ठीक है ना। ये इनकी कारकर्दगी है। अब देखें, 7 रुपए ईंधन के, 15 रुपए कैपेसिटी पेमेंट जो इन्होंने बिजली घर लगाए, इतनी जल्दी थी। जैसे अभी इनको आजकल जाते हुए जल्दी है ना, 61 अरब रुपए एक इन्होंने निकाल दिए वो MP स्कीम के लिए। जाते जाते पोर्ट भेज दिया, 50 साल के लिए लीज में दे दिया, $50 मिलियन में। अभी सुनने में आ रहा है कि एक आध हफ्ते में, इसी हफ्ते में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी ठिकाने लगा के जाना है। आज जो इन्होंने LNG की, अभी बात लंबी हो जाएगी, जो LNG की इन्होंने आज़रबाईजान के साथ डील की है, इतना बड़ा होना उसमें गेम हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो ये इनकी ये जल्दबाजियां और ये इनके जो है ना कार्रवाइयों की वजह से वो 15 रुपए यूनिट हो। फिर दूसरी बात, किसने कहा था कि बिजली की रिकवरी ना करें आप? 94-93% पे बिजली की रिकवरी थी पिछले साल। सैलाब के दिनों के बाद से 80-82% पे आ गई है, वो बढ़ ही नहीं पा रही, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उसके भी पैसे, मुआहदे जो इन्होंने किए उसके भी, तो यहाँ पॉलिसी मिक्स की भी बात है। और दूसरी बात ये कि ये तो मुआहदे करके चले जाते हैं। सही सही सही, बिल्कुल। मैं जाना चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब की। राना एहसान अफजल साहब, कुछ चीजें जो हैं वो सियासी या पॉलिटिकल डिसीजंस लेके भी बेहतर की जा सकती हैं। बिजली की चोरी रोकी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके, जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि ये सियासी मामला थे जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। चलें ठीक है, पॉलिसी डिसीजंस तो हैं, डिफिकल्ट हैं, IMF की कंडीशंस हैं, डिफिकल्ट है, इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके हाथ में थी, लेकिन वो भी आप सियासत की नजर कर रहे हैं। नहीं, देखें, बिल्कुल गलत है और प्रोपेगेंडा है। और जो जितनी बातें की इन्होंने, यही कुछ ये पहले करते रहे। LNG के ऊपर विच हंटिंग हुई, शाहिद खाकान अब्बासी को रगड़ा गया,
कुछ नहीं निकला। उसी लॉन्ग टर्म मुआहदे से पाकिस्तान सरवाइव कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुआहदा था तो हमारी जो गैस की सिक्योरिटी या जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो किसी हद तक पूरी होती रही। इनको $3 से $4 में लॉन्ग टर्म मुआहदे के ऊपर गैस मिल रही थी, LNG मिल रही थी। इन्होंने नहीं किया वो मुआहदा क्योंकि ये फर्नेस ऑयल माफिया के हाथों खेल रहे थे। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि ये करप्ट तरीन PTI की हुकूमत थी और ये हमारे 13-18 के दौर में ये लोएस्ट पे चला गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और यहां गंगा प्रोपोगेंडा की बिल्कुल उल्टी जो है वो ये बहारें। जहां तक गवर्नेंस की बात है, हमने जो एनर्जी मिक्स है उसको ऑप्टिमल लेवल पे हम चला रहे हैं। यानी कि जो इस वक्त जो मैक्सिमम हम मिनिमाइज कर सकते हैं एनर्जी कॉस्ट को, सिर्फ वो प्लांट्स रन कर रहे हैं। और जो एक्सपेंसिव प्लांट्स है फर्नेस ऑयल के, उनको नहीं रन किया जा रहा। अब अगर कोयला सस्ता हो गया तो आई एम श्योर ऑटोमेटिकली राना एहसान अफजल साहब, लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आ जाता है ना कि लाइन लॉसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, ये इन मामलों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? क्योंकि ये 400-450 अरब रुपए यहां से बच सकता है। काम किए इन देखें हमने थेफ्ट को भी कम किया, हमने लाइन लॉसेस भी कम किए 13-18 में, हमने टैक्स रेवेन्यू भी जो है वो दुगना किया, हमने टैक्स टू GDP भी इंप्रूव किया। इन सारे इंडिकेटर्स में बेहतरी आई। हाँ, पिछले साल अगर कोई लाइन लॉसेस में कोई चेंज आई है तो वो उसमें फ्लड्स का एक बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइंस हो, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी हो पावर सेक्टर की, इस साल में भी तो हमने हर लिहाज से जो है उसके ऊपर काम किया है और रिकॉर्ड काम किया है। ये इनके ये जो जितने दावे ये कर रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट, तो ये करते रहे। पता नहीं होता था कि किस वजारत में किसने बैठना है और कब बैठना है। आधी निगोशिएशन एक फाइनेंस मिनिस्टर करता था IMF के साथ, आधी दूसरा करता था। इनके अपने फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि कोई डायरेक्शन नहीं है इस मुल्क की। बिल्कुल एहसान अफजल साहब, आपने बिल्कुल सही बातें की, लेकिन बेसिक जो है महंगाई भी तो रोकी जा सकती है। आपकी गंदम इतनी अच्छी हुई लेकिन आटा महंगा, आपके पास वाफिर मिकदार में चीनी लेकिन चीनी महंगी, और इन तमाम चीजों का जो है फर्क दीगर एशिया पे भी पड़ता है। देखें अभी यही प्रिडिक्टेड है कि 1.5 साल लगेंगे, आपकी महंगाई 5-7% के ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। जिस स्टेबलाइजेशन के ऊपर हमने मुल्क को चला दिया है, हमें आगे भी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैवी ड्यूटी करनी पड़ेंगी। हम तैयारी करके जा रहे हैं, हम प्लान बना के जा रहे हैं कि हम अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अगला हदफ हमारा महंगाई है। 1-1.5 साल लगेगा महंगाई को सिंगल डिजिट में, इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में आने में। राना एहसान अफजल साहब, आप कह रहे हैं कि महंगाई को 1-1.5 साल लगेगा सिंगल डिजिट में आने में, इन्फ्लेशन को। बिल्कुल जी, तो चलें, ये मैं बिल्कुल क्विकली लास्ट कमेंट डॉक्टर फारूक सलीम साहब, 1-1.5 साल अवाम अभी भी मतलब बेल्ट टाइटनिंग कर ले। देखिए, महंगाई का इशू दोबारा से माशी नहीं है, वो सियासी है, और वो नतीजा है नोट छापने का। आप अंदाजा कीजिए कि आज से 4 साल पहले वो जिसको हम कहते हैं करेंसी एंड सर्कुलेशन, कोई 4 ट्रिलियन रुपीस की करेंसी थी और आज हम पहुंच गए हैं 10 ट्रिलियन पे। तो अगर इजाफी नोट इतनी तेजी से छापे जा रहे हैं, और वो PTI की हुकूमत में भी छापे गए थे और पिछले 14-15 महीनों में भी छापे जा रहे हैं, ये नोट छापने का नतीजा जो है वो महंगाई की सूरत में 26 करोड़ पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है। और नोट छापना जो है वो कोई, मैं समझता हूँ, माशी अमल नहीं है, वो एक सियासी फैसला है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा असलम साहब का और डॉक्टर फारूक सलीम साहब का। ब्रेक के बाद आएंगे तो राना एहसान अफजल साहब से जरा कुछ सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू करेंगे। इसहाक डार साहब का नाम कैसे और क्यों आ गया, और तमाम PDM के अंदर और जो आपकी पीपल्स पार्टी एलाइड पार्टी है गवर्नमेंट में, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नाम फ्लोट कैसे हुआ। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजीर शहरी रहमान साहिबा और मावने खसूसी प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र हैं फैसल करीम कुंडी साहब, दोनों पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल सिर्फ एक यही था उनसे कि जी ये इसहाक डार साहब का नाम अचानक जो आ गया, ये आप लोगों से मशावरत की गई या ये नाम कैसे आ गया? तो ये और फिर किस तरह शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। क्या कहा दोनों रहनुमाओं ने, ये जरा सुन लें। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास, उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। हाँ, अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है, आगे पीछे ये नाम होंगे। वक्त पर इलेक्शन कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है, उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेकाम की बेहतरी होगी। राना एहसान अफजल साहब, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी भी परेशान, फिर जेयूआई के लीडर्स की हम गुफ्तगू सुन रहे थे कि बिल्कुल जो है वो ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसके ऊपर आप उंगली ना उठा सकें, उसका झुकाव किसी की तरफ ना हो। और अगर इसहाक डार साहब का, जो कि बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, फिर सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में तकरीबन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है वो रैंक था और गवर्नमेंट भी वही चला रहे थे, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्वेश्चनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ये करना है तो फिर जो है इलेक्शंस एक्ट 2017 का आर्टिकल 230 और उसका डी, मतलब वो वाज़े तौर पर कहता है कि द केयर टेकर गवर्नमेंट शुड बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन एंड पॉलिटिकल पार्टी। एक इतना बड़ा सीनियर रहनुमा एक पार्टी का, जिसने कुछ पिछले 30-35 साल जो है सारा बोझ उठाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उनको आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे। और कहा यह जाता है कि अगर, क्योंकि शेरी साहिबा ने कहा कि ये फेक न्यूज़ का हमने देखा है कि ये सामने आ गई है कि पहली दफ़ा फेक न्यूज़ जो है वो इतने ज़ोरों शोर से डिस्कस भी की जा रही है, तो इसको फेक क्यों कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? राना एहसान अफजल साहब देखें, क्योंकि उनके साथ अभी कोई इसके ऊपर जो 5 रुकनी कमेटी बनी है PMLN की तरफ से, उनकी कोई फॉर्मल सिटिंग नहीं हुई नामों के बारे में, तो ये वजह है। देखें, इस वक्त जो है एक तो ये चीज़ बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है कि केयर टेकर के ऊपर कौन होगा, और हर पार्टी अपनी वर्किंग कर रही है, हमारी जमात भी वर्किंग कर रही है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो टेस्टर भी होता है, पता चल जाए कि क्या फीडबैक आएगा, क्या सब कुछ होगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इस वक्त जिस माशी सूरत हाल से ये मुल्क गुजर रहा है, तो बेहतर होगा कि ऐसा केयर टेकर वजीर आज़म आए जो मईशत को समझता हो और जो इस डेलिकेट सिचुएशन को मनूवर करके बेहतरी की तरफ ले जाए। और अगर IMF से कोई अगली जो ट्रांच है उसके ऊपर निगोशिएशन करनी हो, कोई बातचीत करनी हो, तो उसको समझ बूझ रखता हो, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा केयर टेकर सेटअप आए जो कि इस चीज़ से वाकिफ हो, जानता हो, समझता हो मईशत को, तो वो बेहतर होगा। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपको बता दिया पीपल्स पार्टी ने कि फॉर्मली कोई अभी नामों के ऊपर इंटर जमात कोई सिटिंग नहीं हुई, और अभी तो और भी कोalition पार्टनर्स हैं, उनकी भी राय होगी, और इस पे हमारी जमात से एक बाकायदा आइन में एक तरीका कार वज़ा किया गया है कि जनाब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मीनिंगफुल डायलॉग के बाद नाम फाइनल करेंगे, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर वो नाम जो है वो अनाउंस कर देंगे। वो एक प्रोसीजर है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त PDM एंड इट्स अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इनके साथ अलायंस में है, इनकी आपस में मुशावरत होगी, फिर वो 3 नाम देंगे और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब से भी नाम मांगे जाएंगे, जो कि टेक्निकली मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे नाम मांग क्यों रहे हैं, क्योंकि नाम तो जो आप भिजवाएंगे वो ही उनकी तरफ से वापस आ जाएंगे आपकी तरफ, और वही आप कहेंगे कि भाई ये नाम हमें दे दो तो वो दे भी देंगे।
अब वो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है उनको। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। द पॉइंट इज कि अगर इसाक डार साहब का इतना जोर शोर से नाम लिया गया, या उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में एक में कह दिया कि मैम आई डोंट एस्पायर, किसी को एस्पायर नहीं करना चाहिए ऐसे पोजीशन के लिए, लेकिन अगर मुझे मिलेगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं उसको ऐसे तरीके से निभाऊंगा। आर्टिकल 230 में भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या ये होने जा रहा है? नहीं, देखें, जो प्रोसेस है वो तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने आपस में कंसेंसस करना है और एक नाम पे आना है। लेकिन क्योंकि ये कोलिशन हुकूमत है और वजीर आजम का ख्याल है कि हर पार्टी से मशवरा भी करना चाहिए और हमें कंसेंसस पे भी आना चाहिए, तो विद इन पार्टी जो मुशावरत है उसमें मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और हमारे दीगर लीडर जो हैं, जो 5 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, वो एक फाइनल आउटकम पे आएंगे कि पीएमएलएन से कौन से नाम जो हैं वो रेकमेंड होंगे, और इसी तरह दीगर जमातें अपने अपने नाम लेके आएंगे और फिर उससे जो है वो फाइनल एक लिस्ट निकलेगी जो आप सही फरमा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के साथ फिर वो शेयर होंगी। और जो आईनी तरीका है वो तो पूरा करना होगा। अगर ऑपोजिशन लीडर डट गए तो फिर डेफिनेटली ये मामला जो है वो फिर डिले भी हो सकता है। अब तो वो तो देखने का डट गए किसके सामने? तो ये प्रोसीजर है। वो राना एहसान अफजल साहब के सामने तो डट सकते हैं आपको। लेकिन मुझे क्विकली एक बात बताएं कि क्या वो जो लिस्ट जो भी 5 रुकनी कमेटी जो है जो डिस्कशंस करेगी तमाम जमातों के साथ, उसमें इसाक डार साहब का नाम शामिल होगा? देखें, ये इसका फैसला अभी हतमी तौर पे नहीं हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत के साथ और उस रुकनी कमेटी के साथ। तो अभी ऐसी कोई लिस्ट फाइनलाइज पीएमएलएन ने नहीं की अभी तक। एहसन इकबाल साहब सीनियर वजीर हैं, वो कहते हैं कि जी अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई तो इसाक डार साहब जो है निगरान वजीर आजम बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं पे कंसिडरेशन तो है, नाम तो फिर उनका लिस्ट में जाएगा। नहीं, मैंने तो ये पहले कहा कि मुल्क के मफाद में है, ये कंसिडरेशन तो है, लेकिन क्या वो हतमी तौर पे कन्वे हो चुकी है दीगर जमातों को? नहीं, अभी नहीं हुई वो। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल अगर आप देखें तो उसके अंदर ये बेहतर होगा कि एक माशी एक्सपर्ट जो है वो केयर टेकर निज़ाम में आए, और वो डेफिनेटली डार साहब वो माशी एक्सपर्ट हैं और वो केपेबल हैं कि वो इस मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालें। तो ये चीज़ तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेहतरी मुल्क में यही है कि जो मईशत को समझता हो वो आए, अब वो आगे आए। तो उस लिहाज से डार साहब जो हैं एक बड़ा बिल्कुल सही, अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल क्विकली राना एहसान अफजल साहब, क्विकली एक चीज। अब इसका मतलब है कि इसाक डार साहब सेनेटरशिप से इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद लगता है कि अल्टीमेटली आप लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बनाना है, क्योंकि वो इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे या कुछ अर्से के लिए यहाँ वापस सेनेटर इलेक्ट हो जाए। ये अभी मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में आइन क्या कहता है। ऐसा नहीं है। अगर देखिए, मेरे ख्याल से तो अगर ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर में इत्तेफाक हो जाए, वो दोनों को कबूल हो, तो कोई सेनेटरशिप से भी इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। ये तो उन्होंने डिसाइड करना है कि दोनों को क्या नाम एक्सेप्टेबल है, और वो अगर उसको इम्पार्शल समझते हैं, बेशक अगर वो एक जमात का हिस्सा है, लेकिन उन पे अगर ऑपोजिशन को भी इत्तेफाक है कि वो एक न्यूट्रल तरीके से हुकूमत को चलाएंगे और किसी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे, तो फिर वो इम्पार्शल कंसिडर किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो कोई आपको आइन में कोई तरमीम इस हवाले से नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कोई फाइनेंशियल पावर्स देना चाहते हैं केयर टेकर निज़ाम को, तो फिर आपको शायद तरमीम करनी पड़े, वरना वो भी आ रहा है कि डिसीजन ले सके और सिर्फ डे टू डे अफेयर्स ना चलाए केयर टेकर सेटअप। तो वो भी मामला था आप लोग लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन अब लगता यह है कि इसाक डार साहब जो कि मतलब पीएमएलएन जो सबसे बड़ी इस वक्त जमात है, उनके वजीर आजम है, उनके फैमिली मेंबर भी हैं, उनकी पार्टी के सेनेटर भी हैं और उनकी पार्टी के वफाकी वजीर भी हैं खजाना के, और बहुत कुछ स्टेक पे है। लेकिन चलें आने वाले दिनों में देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।